नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने उसी दौर की अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। उसी दौर से मेरा मतलब आप समझ गए होंगे, वही 95 से लेके और 2000 के बीच का दौर, जब न तो पुलिस के पास आधुनिक संसाधन थे और न अपराधी ही कम्युनिकेशन के जो वर्तमान संसाधन हैं, मोबाइल फ़ोन या बाकी चीज़ों से, उनके पास भी नहीं थे। पुलिस के लिए अपराध का अनावरण, अपराध को खोलना, अपराध की गुत्थी सुलझाना, गवाहों के सिवा उसके पास कोई और चारा नहीं था। आज की घटना भी जनपद लखनऊ की है। थाना है गुड़म्मा। तारीख थी 20 जनवरी 1999। थाना गुड़म्मा में एक सीमांत कॉलोनी है जो कंचन बिहारी मार्ग पर बसेरा मोड़ से ठीक लगी हुई है, और वहीं से थोड़ी दूर पर रहने वाले श्री चंद्रशेखर, जो कृषि विभाग में कर्मचारी थे, वो और उनके एक बड़े साढ़ू जो फौज में थे, ये दोनों थाना गुड़म्मा पहुंचे और उन्होंने बताया कि हमारे सगे साढ़ू, यानी जो सूचना लेकर गए थे चंद्रशेखर जी, उन्होंने बताया कि हमारे सगे साढ़ू आनंद वल्लभ पंत, जो दूर संचार में कर्मचारी हैं, उनके घर हम लोग 3 दिन से लगातार जा रहे हैं, लेकिन घर के बाहर ताला लटका हुआ है। सभी संभावित जगहों पर हम लोगों ने देख लिया। शनिवार इतवार होने के कारण लगा कि शायद कहीं घूमने गए होंगे, लेकिन वो कहीं रिश्तेदारी में कहीं उनका पता नहीं लग रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि आज मैंने खिड़की के एक झरोखे से झांकने की बहुत कोशिश की, तो मुझे ऐसा लगा कि उनका एक बेटा रजाई ओढ़कर अपने बिस्तर पर सो रहा है, ऐसा मुझे लगा। मैंने दरवाजे को बहुत भड़बड़ाने की कोशिश की, खुलवाने की कोशिश की, काफ़ी आवाज़ लगाई, लेकिन भीतर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। थानाध्यक्ष ने पूछा कि आप 4 दिन से लगातार क्यों जा रहे हैं? चंद्रशेखर ने बताया कि मेरी पत्नी, जिनका नाम गुड्डी है, वो स्कूल में पढ़ाती हैं, टीचर हैं, और मैं कृषि विभाग में कर्मचारी हूं। हम दोनों लोग सुबह सुबह निकल जाते हैं और दोपहर में जब दूध वाला दूध देने आता है, बच्चे भी हमारे स्कूल चले जाते हैं, घर में ताला बंद होता है, तो गुड्डी की बहन या उसके बहनोई, गुड्डी की बहन चूंकि कुछ काम नहीं करती थी, घरेलू महिला थी, तो वो घर पे रहती थी, तो हम लोगों का दूध उनके यहाँ दे दिया जाता था, दूध वाला दे आता था। शाम को या हम पति पत्नी में से कोई अपना दूध लेने जाते थे, या फिर वो लोग स्वयं हमारा दूध मेरे घर पहुंचा दिया करते थे। वॉकिंग डिस्टेंस पर दोनों का घर था। थानाध्यक्ष ने आगे पूछा, फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा, हम शुक्रवार को गए, ताला बंद था, हम चले आए। शनिवार को फिर गए, मुझे ध्यान नहीं था कि शनिवार इतवार 2 दिन हो सकता है ये कहीं चले गए हों। तो वहां उनका जो पालतू कुत्ता था, वो जंजीर में बंधा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से भूखा प्यासा वो एकदम सुस्त पड़ा हुआ था। मैंने उसको खोला, 2 पैकेट ब्रेड और दूध बाजार से ले आया और उसको खिलाया। वो सारा खाना खा गया, जिससे मुझे अंदाज लगा कि ये कम से कम 3-4 दिन से भूखा है। फिर उसको वहीं छोड़कर हम वापस आ गए।
बात मुझे खटक रही थी। मैंने अपने बड़े साढ़ू जो फौज में थे उनको बताया कि घर का कुत्ता भूखा है, इसका मतलब वो 2-3 दिन से नहीं है। कहाँ जा सकते हैं? उस दिन मैंने आसपास के लोगों से भी पता किया कि ये कहीं गए हुए हैं, घूमने गए हुए हैं, किसी की तबीयत खराब है, लेकिन ऐसा कुछ होता तो वो बताते जरूर। पड़ोसियों ने बताया कि 14 जनवरी यानी खिचड़ी के दिन अंतिम बार इन लोगों को देखा गया था। मकर संक्रांति की एक पूजा होती है, ये लोग शायद पहाड़ के रहने वाले हैं, उस पूजा में इन लोगों को देखा गया था। उसके बाद से 14 जनवरी के बाद से इनके बच्चों, पत्नी या आनंद वल्लभ पंत को किसी ने नहीं देखा। ये बात थोड़ा अटपटी सी लग रही थी। आज फिर मैंने तमाम कोशिश की, किसी झरोखे से पता लग जाए, खिड़कियों में ट्रांसपेरेंट शीशे लगे थे उससे देखने की कोशिश की, लेकिन एक जगह एक खिड़की के झरोखे से मुझे ये एहसास हुआ कि शायद इनका बेटा या बेटी रजाई ओढ़कर सो रहा है। उसके बाद बहुत कोशिश की गई, भड़बड़ाया गया, चिल्लाया गया, लोग भी आ गए, लेकिन भीतर से कोई जवाब नहीं आया। इसलिए हम आपके पास आए हैं। पुलिस मौके पर पहुंच गई। बाहर से उसने ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ने के बाद सभी पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाहर बरामदे की तरफ पड़े हुए एक तख्त पर उनके दोनों बच्चे, रोली 8 साल की और शुभम 5 साल का, ये दोनों मृत अवस्था में पड़े थे और इनके ऊपर रजाई उड़ाई गई थी। उसके भीतर इनके कमरे में गए तो वहां इनकी पत्नी श्रीमती मंजू, उम्र करीब 27 वर्ष, इनके भी शरीर पर रजाई उड़ाई हुई थी, लेकिन इनकी भी मृत्यु हो गई थी। इनके गले में एक स्कार्फ फंसा हुआ था। वहां उसी के पीछे पीछे यानी सबसे पीछे वाले कमरे में देखा गया तो वहां पर मंजू के पति, चंद्रशेखर के साढ़ू, दोनों बच्चों के पिता आनंद वल्लभ पंत भी मृत पड़े हुए थे। लेकिन खास बात यह कि उनकी दोनों आंखें निकली हुई थीं और कान और होठ कुतरे हुए थे। ये देखकर सभी लोग दंग रह गए, सन्न रह गए। श्रीमती मंजू, जिनके ऊपर रजाई उड़ाई हुई थी, वो सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट पहनी हुई थी। वो भी अस्त व्यस्त से लग रहे थे। चार लोगों की हत्या, पति पत्नी और 2 छोटे बच्चों की, फिर वही गंभीर अपराध की, बहुत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। अचानक सनसनी हो गई। गुड़म्मा उस समय नई बसने वाली कॉलोनी थी। वायरलेस पर हल्ला हुआ, पूरा प्रेस इकट्ठा हो गया। सारे वरिष्ठ अधिकारी, आईजी साहब करमवीर सिंह साहब, डीआईजी साहब ए के गुप्ता साहब, एसएसपी लखनऊ जो तत्समय थे एकेडी द्विवेदी, और एसपी ट्रांस गोमती, एसपी सिटी ट्रांस गोमती कहा जाता है, श्री जे के शाही, ये सभी वहां पहुंच गए। बारीकी से एक एक चीज देखी गई। डॉग स्क्वाड बुलाया गया। फॉरेंसिक यूनिट जो पुलिस लाइन में रहती है वो भी बुलाई गई। फॉरेंसिक यूनिट वालों ने घर के तमाम, अच्छा एक चीज और मैं बताना भूल गया, उनकी 2 गोदरेज की अलमारियों के हैंडल टूटे हुए थे। सारा सामान बिखरा हुआ था। गहने और जेवर के डिब्बे थे, लेकिन गहने उसमें नहीं थे।
स्पष्ट लग रहा था किसी ने लूटपाट की, उसके बाद घर वालों की हत्या कर दी। बात समझ में इसलिए भी नहीं आ रही थी कि बाहर लगे हुए ताले की चाबी भीतर किचन में थी। किचन में कड़ाही स्टोव पर चढ़ी हुई थी। पास में गूंथा हुआ आटा बिल्कुल तैयार, जैसे खाना बनने से पहले गूंथ के लोग रख देते हैं, वो रखा हुआ था। बाहर वाले कमरे के पास रखी एक छोटी सी स्टूल में 2 ग्लासेस जिनमें शराब पड़ी हुई थी, बची हुई थी, थोड़ी बहुत जो रहती है, वो भी वहां पर पड़ा हुआ था। कुत्ते को खोल देने की बात तो चंद्रशेखर ने मृतक के साढ़ू ने बताई थी, और यह भी बताया था कि उसके 3 पिल्ले थे। उस समय वो तीनों वहां दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो खुले थे, इसलिए वो भीतर बाहर आ रहे थे, और हो सकता है उनको कहीं खाना भी मिल गया हो। लेकिन मौके पर देखने पर एक पिल्ला उनके हाथे के भीतर मरा हुआ पाया गया। बात बहुत गंभीर थी। एक और चीज, भीतर वाले कमरे में जिसमें उनकी पत्नी की लाश पड़ी थी, उसमें ह्यूमन फीकल मैटर यानी मल पड़ा हुआ था। तरह तरह की बातें होनी शुरू हो गईं। पुलिस ने अपनी तरफ से जो बयान देना शुरू किया कि तुमको बता रहा हूं, हमको कोर्ट मत करना। क्राइम रिपोर्टर पूछते थे, भाई साहब क्या लगता है? उन्होंने कहा, भाई अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। नहीं भाई साहब, लिखने के लिए कुछ तो बता दीजिए। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, मुझे कोर्ट मत करना, मैं बता रहा हूं, ये आत्महत्या है। मृतक आनंद वल्लभ पंत ये पहले अपने साढ़ू चंद्रशेखर के मकान में ही किराए पर रहता था, यानी दोनों एक ही मकान में किराए पर रहते थे। बाद में आनंद वल्लभ पंत ने अपने विभाग से लोन लेकर ये मकान बनवा लिया और इसमें रहने लगे। मकान के बनवाते समय उन पर बहुत भारी कर्ज हो गया। इससे आजीज आकर उसने अपने दोनों बच्चों की हत्या की, पत्नी की हत्या की, और बाद में जहर खाकर मर गया। अखबारों में छपा भी यही। चारों लाशों को सील करके, पंचायतनामा के बाद सील करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रात हो गई थी, इसलिए पोस्टमार्टम अगले दिन हुआ, और अगले दिन शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चारों की मृत्यु गला दबाने से लिखी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया एज ए रिजल्ट ऑफ थ्रॉटलिंग। स्कार्फ उनकी पत्नी के गले में बंधा हुआ था, लेकिन वो स्ट्रेंगुलेशन नहीं आया, थ्रॉटलिंग ही आई। पुलिस ने बहुत कोशिश की कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रेस के पास तक या प्रेस की रीच से बाहर रहे, लेकिन तीसरे दिन प्रेस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पता लग गया कि चारों की गला दबाकर हत्या हुई है, और पुलिस की वो थ्योरी फेल हो गई कि 3 की हत्या करने के बाद आनंद वल्लभ पंत ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। अखबारों में निकला, चिल्लपों हुआ, 4 लोगों की हत्या की एफआईआर धारा 302 बनाम अज्ञात अभियुक्त गण लिखी गई। डॉग स्क्वाड जो आया था वो घर से गेट से निकलता था, बाहर गली के कोने में एक पान की दुकान है, वहां तक जाता था, फिर लौट आता था, फिर जाता था, फिर लौट आता था।
मल के संबंध में बार बार अखबारों ने लिखा कि साहब मल कमरे के भीतर कर देना। फिर दूसरी थ्योरी उन्होंने ये बताई पुलिस ने कि साहब मृतक आनंद वल्लभ पंत को ये शक था कि उसकी पत्नी के अपने बहनोई यानी चंद्रशेखर से अवैध संबंध हैं। अगर ऐसा था तो बच्चों की हत्या करने का कोई कारण नहीं था, पत्नी की हत्या कर देता। दूसरा ये कि 14 तारीख को जब वो अंतिम बार देखा गया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई। पोस्टमार्टम हुआ 21 तारीख को, थाने पर सूचना आई 20 जनवरी 1999 को। 21 तारीख को हुई पोस्टमार्टम में मृत्यु का समय 17 तारीख, वो तो डेज में लिखते हैं, 4 डेज बिफोर, 5 डेज बिफोर। मृत्यु का समय 4 दिन पहले यानी 17 तारीख अंकित था। यानी 17 तारीख की चारों लोगों की हत्या हो चुकी थी। मौके पर जब सील की जा रही थी बॉडी, तो चारों डेड बॉडीज में रिगर मॉर्टिस यानी अकड़न आ गई थी। हालांकि जनवरी के घोर ठंड का मौसम था। जाड़े में रिगर मॉर्टिस थोड़ा देर में आती है और गर्मियों में ये 24 घंटे के आसपास रिगर मॉर्टिस आ जाती है, जिनमें मांसपेशियां अकड़ जाती हैं। शरीर जिस स्थिति में होता है उसी स्थिति में रहेगा, फिर उसके हाथ पैर में कोई बदलाव आप नहीं कर सकते। पंचायतनामा करने वाले ने लिखा भी कि कम से कम 30 घंटे पुराने का मर्डर है, क्योंकि जाड़ा होने की वजह से ये रिगर मॉर्टिस या शरीर की जो अकड़न है ये इंडिकेट करती है कि कम से कम 1.5-2 दिन पहले इनकी हत्या हुई है। लेकिन पीएम रिपोर्ट में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है या डाइजेस्टेड फूड होता है, वो पैरामीटर होता है ये बताने के लिए कि इसकी मृत्यु कब हुई होगी, जिसका पोस्टमार्टम किया गया। चारों की मृत्यु का समय एक ही यानी 17 जनवरी 1999 लिखा गया। पुलिस अपनी जान छुड़ाने के लिए बार बार यही थ्योरी बताती रही, कर्ज वाली और फलाने वाली, फिर ऐसा हुआ होगा, और लेकिन ये नहीं बता पाई कि चलिए आनंद वल्लभ पंत ने अपने बच्चों और पत्नी को मार दिया, तो उनको किसने मार दिया, किसने उसका गला दबा दिया। और दूसरा, अगर ये आत्महत्या है और जिसको कहते हैं कि पूरे प्लान करके ये आत्महत्या की गई है, तो कम से कम सुसाइड नोट, पढ़ा लिखा आदमी था, सुसाइड नोट तो छोड़ ही जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चारों व्यक्तियों की लाश उनके साढ़ू चंद्रशेखर को सुपुर्द की गई और वो उसे लेके अपने गृह जनपद उत्तरांचल कहीं जहाँ के रहने वाले हैं चले गए और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। बहुत गंभीर, मर्माहत करने वाली, सोचने वाली, दिमाग पर जोर डालने वाली ये घटना थी। आज की घटना, थाने की पुलिस ने पहले इस घटना को आत्महत्या साबित करने की कोशिश की। पीएम रिपोर्ट के बाद ही उन्होंने हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पर पुलिस कभी पति पत्नी के संबंधों की बात कहने लगी। ये सब अखबारों में निकला है, न्यूज़पेपर्स में, जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं उस जमाने में एसटीएफ में था। 4 लोगों की हत्या, मैंने आपको पहले भी बताया, सिपाही के 3 बच्चियों की हत्या में भी हम लोग गए थे। और इस प्रकरण में भी, चूंकि अचानक सनसनी फैल जाती है, लोगों के भीतर असुरक्षा की भावना आ जाती है, शायद इसीलिए पुलिस बार बार इसे इंटरनल मैटर कह के बता रही थी, क्योंकि वहाँ इतिहास बावरिया गैंग का बहुत खराब था, उस इलाके में भी और लखनऊ में भी।
कभी पुलिस ये कहती है कि अपने बहनोई से इसके अवैध संबंध थे, कभी इधर की बातें, कभी उधर की बातें। और साहब बहनोई ने किया होगा, वही आगे पीछे ऊपर नीचे के रास्ते जानता था। बाहर से ताला बंद करके कूद करके भीतर चाबी रख दी होगी। लेकिन मल किसने किया, इसका कोई जवाब नहीं था। पिल्ला भीतर कैसे मर गया, इसका भी कोई जवाब नहीं था। लूटपाट की बात जो सामने आई, जो लोगों ने देखी, उसके लिए तो ये कह दिया कि इस चालाक आदमी ने इसको डकैती का स्वरूप देने के लिए सामान सब बाहर गिरा दिया और उसमें जो काम का सामान था वो ले गया। उस समय एसटीएफ में हम लोग बहुत ही गंभीरता से बावरिया यानी क्रिमिनल ट्राइब्स पर काम कर रहे थे। हम लोगों की टीम, जब मैं स्वयं और मेरी टीम ने घटनास्थल को विजिट किया, तो तत्कालीन एसएसपी श्री एकेडी द्विवेदी साहब को अपना मंतव्य भी दिया कि सर, कई कारण हैं जिससे ये बावरिया गिरोह का कारनामा, बावरिया गिरोह का अपराध लगता है। जैसे बावरिया गिरोह के लोग हर हाल में जब घर के सभी लोगों को मार देते हैं, मैंने रानू टंडन वाले केस में आपको बताया था, अपट्रॉन के डिप्टी जनरल मैनेजर के पूरे परिवार की हत्या के बारे में जो एपिसोड किया था उसमें भी बताया था। घर के भीतर मल करते हैं, शराब अगर है घर में भीतर मौजूद तो पीते हैं, फ्रिज में से जो भी खाना वेज नॉन वेज जो भी रखा है वो निकाल कर बैठ कर सब लोग थोड़ा थोड़ा खाते हैं। जाते समय बाहर से दरवाज़ा बंद करते हैं, सिर्फ गहने और पैसे यही ले जाते हैं, आइडेंटिफिएबल कोई भी आइटम नहीं ले जाते। जो नंबर्ड आइटम जिसे कहते हैं, जिसमें नंबर पड़ा हो, एफआईआर में जिसका जिक्र हो, फिर जिसके पास से बरामद होता है, अदालत उसको मान के चलती है कि ये बिल्कुल सही बरामदगी हुई है। पुलिस इतना कतरा इसलिए रही थी कि उस समय क्रिमिनल ट्राइब्स के द्वारा यानी बावरिया गैंग्स के द्वारा की जाने वाली घटनाओं को खोलना, उनका अनावरण करना, उनको सॉल्व करना, ये सबसे कठिन काम था। इनको इसीलिए घुमंतू प्रजातियां कहते हैं, क्रिमिनल ट्राइब्स को। ये कभी राजस्थान की तरफ से, कभी ग्वालियर की तरफ से, कभी मथुरा के राजस्थान बॉर्डर की तरफ से, कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ इनके बड़े ठिकाने हैं वहाँ से चल के आते हैं, अपराध करते हैं और फिर घटनास्थल से 200-300 किलोमीटर दूर आगे निकल जाते हैं। नाकों चने चबाने पड़ते हैं पुलिस को इस घटना का अनावरण करने में। शायद इसीलिए उसको दाएं बाएं इधर उधर वहाँ की पुलिस, गुड़म्मा की पुलिस मोड़ रही थी। हालांकि एसटीएफ ने इसके साल भर बाद बावरिया गैंग पर बहुत बड़े बड़े प्रहार किए। एनकाउंटर में इनके एक एक साथ 6-6 लोग मारे गए। जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र में ये जो 4 पहिया वाहन लेके डकैती डालने जाते हैं, वहाँ इंटरसेप्शन हुआ क्योंकि मोबाइल आ गए थे और इस समय तक 99 के लास्ट या 2000 के शुरू तक हम लोग मोबाइल को पैरेलल लिसनिंग पर सुनना शुरू कर चुके थे। बावरिया गैंग के 6 लोग वहाँ बक्सा में मारे गए थे, एसटीएफ से मुठभेड़ हुई थी। फिर दूसरा जिक्र मैंने एक किसी एपिसोड में किया है, नंबर मुझे ध्यान नहीं है, जिसमें आंध्रा और तमिलनाडु में इन लोगों ने हाहाकार मचा दिया था। गाड़ियां लेके जाते थे और तमिलनाडु में एक सिटिंग एमएलए के घर में घुस गए, पूरे परिवार को मार दिया, जिसमें वो सिटिंग एमएलए भी शामिल थे। वहां के उस समय के आईजी क्राइम श्री जहांगीर, उनको इसके पीछे लगाया गया। वो लखनऊ आए, चूंकि हम लोग उस समय बावरिया पे खूब काम कर चुके थे। मैं वेस्टर्न यूपी में बावरिया गैंग्स को देखता था। वो मेरे साथ करीब 20 दिन तक कैंप किए, मेरठ और दिल्ली। और तब उस समय का जो शातिर अपराधी था
भूरा, वो और उसके 2 साथी हम लोगों ने एनकाउंटर में मारे। और ये वो गैंग था जिसने तमिलनाडु में उस सिटिंग विधायक की हत्या की थी। इसी पर बाद में जहांगीर साहब ने एक फिल्म बना दी, थीरान। तमिल में भी बनी, तेलुगु में भी बनी, इंग्लिश में भी बनी, हिंदी में भी डब की गई उसी एनकाउंटर में। इस एनकाउंटर में मैं उस समय एडिशनल एसपी था, मेरे जूनियर उस समय सीओ थे जो आजकल एसपी भदोही हैं, और एक पूरी टीम शामिल थी। ट्रैक करते करते हम लोगों ने मेरठ में परतापुर क्षेत्र में इनसे मुठभेड़ हुई थी और पूरे गैंग को वहीं मारा गया था। आपको इससे डरने की बहुत ज़रूरत नहीं है। बावरिया गैंग के इस तरह की अपराध अब उतनी बड़ी संख्या में नहीं होते, छिटपुट कहीं होते हैं। कारण उसका यह है कि कम्युनिकेशन इतना अच्छा हो गया है कि हर घर में 2 या 3 मोबाइल हैं। कंट्रोल रूम के नंबर सबके पास हैं, किसी किसी के पास थाने के नंबर भी फीड हैं। गैंग जब भी घुसेगा तो मकान के अंतिम छोर तक पहुंचने से पहले कोई न कोई डायल करके पुलिस को सूचना दे देता है। इसीलिए जो इस तरह के अपराध थे जिनमें घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे भीतर घुसकर डकैती करना, बावरिया गिरोह की तरह सबको मार के लूट ले जाना, ये अपराध ये बहुत कम हो गए, 20% रह गए। अब हिट एंड रन क्राइम बड़ी संख्या में होते हैं, ऐसा क्राइम जिसके कमिट करने में 3 से 5 मिनट या 8 मिनट ही लगता है, क्योंकि डायल 100 या जो 112 की गाड़ियां हैं, इनका रिस्पांस टाइम किसी भी सिटी में 7 से 8 मिनट है। चेन छीनी, भाग गए, बैग छीना, भाग गए, महिला की पर्स छीनी, भाग गए, कैशियर का पर्स लूटा, भाग गए, विरोध किया, गोली मार दी। लेकिन समय पूरा क्राइम कमिट करने में उतना ही लगा, 5 से 6 मिनट। आप ध्यान देंगे अगर, तो इस समय ज़्यादा टाइम लेने वाले अपराध नहीं होते, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सावधान जरूर रहिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, परिवार में सब लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, तो 112 को फीड करके उसे ऐसे किसी नाम से जो आपको तुरंत मिल जाए या पहले नंबर पे मिल जाए। उसके लिए जिन लोगों ने जो लोग ऐसे इन्फेक्टेड एरियाज़ में रहते थे, उन्होंने उसका तरीका निकाला है कि कंट्रोल रूम को ए को 4 बार या 5 बार करके फीड कर लेते हैं। जैसे ही आप कॉन्टैक्ट को टच करेंगे, पहला नंबर वही आएगा। आपको ढूंढना नहीं पड़े कि आप सी तक जाएं, फिर CONTROL पूरा लिखें तब कंट्रोल रूम आए, या 112 आपको ढूंढना पड़े। 888 4 टाइम ऐसा कर दीजिए, तो जब वो आप क्लिक करेंगे कॉन्टैक्ट्स को, तो ए वाले जैसे नाम सबसे पहले आ जाते हैं, तो ये सबसे ऊपर आएगा। सबके फ़ोन में ये, जहां आपको थोड़ी सी भी शंका हो, आवाज़ हो रही हो, बगल के कमरे से किसी की आवाज़ आ रही हो, आपका थर्ड सेंस ये कहता हो कि यहाँ पर कोई बाहरी आ गया है, आप फ़ोन मिला दीजिए, तुरंत रिस्पांस मिलेगा। अगर आप सपोज़ करिए कुछ बोल नहीं पा रहे हैं डर के मारे, तो आपकी लोकेशन से, मोबाइल की लोकेशन से कंट्रोल रूम आपको लोकेट करेगा और 5, 7, 10 मिनट के भीतर ही आपके यहाँ कोई न कोई मोबाइल पहुँच जाएगी। और एक बार बाहर हूटर बजा, सायरन बजाया, पुलिस वाले की आवाज़ आई, उसके बाद फिर इनमें इतनी कुव्वत नहीं होती कि उसके बाद भी रुके रहें और घटना करके वापस जाएं। इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। कितनी भी कम हो गई हों ये घटनाएं, लेकिन
आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। सहमत हैं या नहीं हैं, फिर भी आप अपनी टिप्पणियाँ हमें मेल करें, क्योंकि जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं वो बड़ी संख्या में अब हो रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ सब का रिप्लाई करूँ, लेकिन मेल मैं 90% लोगों के मेल ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। मैं एक बार फिर अपनी मेल आईडी रिपीट करता हूँ, राजेश पांडे 61 RAJESHPANDEY 61 ऑल स्मॉल, नो अंडरस्कोर, नो गैप @gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।